सप्ताह की शुरुआत, लेकिन आज राजनीतिक कुंजी से करते हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में कई टर्न, ट्विस्ट, साजिश वाले एंगल और अप्रत्याशित घटना होने का डर फिट है। कल पीएम मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई उस चर्चा का जवाब देना था जो हुई ही नहीं। चर्चा भले ही ना हुई हो, लेकिन पीएम मोदी को लोकसभा में जवाब देना था, जहां वो नहीं बोल पाए। लेकिन प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में बोले और खूब बोले। पीएम मोदी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्षी दलों के सांसद नारे लगाने लगे। लेकिन जब पीएम मोदी उन नारों की परवाह किए बिना नॉन स्टॉप बोलते रहे, तो विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिना रोक टोक के पीएम मोदी धारा प्रवाह बोलते रहे। इसीलिए सत्ता में हमने राजनीति की इस खबर को दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्से में कल लोकसभा में जो हुआ वो बताएंगे, और दूसरे हिस्से में राज्यसभा में आज पीएम मोदी ने क्या कहा, आपको वो बताएंगे। शुरुआत पीएम मोदी की राज्यसभा वाली कुंजी से ही करते हैं, जहां पीएम मोदी ने विपक्ष रहित राज्यसभा में करीब 97 मिनट तक भाषण दिया। उनके इस भाषण में कांग्रेस पर नुकीले हमले थे। आज आने वाले दिनों में उसे जो काफी चुभने वाले हैं। इस भाषण की खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया है, ये आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीएम ने यह भी कहा कि कल संसद परिसर में हुए गद्दार वाले एपिसोड में जो कुछ हुआ वो काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को गद्दार कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि मोहब्बत की दुकान वाले कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितने 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? आदरणीय सभापति जी, चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है लोगों को।
पीएम मोदी ने न सिर्फ अपनी सरकार की कामयाबी बताई, कांग्रेस की गलतियां गिनाई, बल्कि विपक्ष पर कई तीखे कटाक्ष किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब नारे लगा रहे थे तो पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी की उम्र को देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने चाहिए। एक बार सुनिए उनके राजनीतिक टारगेट पर कौन कौन रहा। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। मैं हिमाचल प्रदेश गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग में कहा कि हमारे कामदारों को, वर्कर्स को जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की आवश्यकता है, ताकि कम से कम उन पर सामान आदि लादा जा सके। आगे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताया गया हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे, क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण है। पीएम मोदी आज फायर मोड में थे। कल उन्हें लोकसभा में बोलना था, वो नहीं बोल पाए। आज उन्होंने कल की भरपाई की और खूब बोले। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। जब हमें देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तब फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था। जब हमें अवसर मिला, तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से। आज राज्यसभा में बयानों के बाण थे, लेकिन लोकसभा में हंगामा कुछ ज्यादा था, जिसके कारण कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 2 दशक में नहीं हुआ था। यानी ये पहली बार हुआ कि अभिभाषण बिना पीएम के जवाब ही मंजूर हो गया। दरअसल पीएम मोदी कल लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की कई महिला सांसद उनकी सीट के पास पहुंच गईं। काफी देर तक महिला सांसद वहीं पर खड़ी रहीं और नारेबाजी करती रहीं, जिसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को बिना प्रधानमंत्री के जवाब के ही पास कर दिया गया।
सवाल उठा कि क्या ये सही है कि पीएम के जवाब के बिना राष्ट्रपति का अभिभाषण पास हो जाए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज एक चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में पीएम मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसीलिए उनकी बुधवार शाम 5 बजे होने वाली स्पीच को टालना पड़ा। आशंका के चलते मैंने ही उनसे न आने का आग्रह किया था। सवाल यह है कि पीएम मोदी के साथ संसद के अंदर क्या अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। एक बार शब्दशः सुनिए लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। हालांकि कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष के इस बयान से सहमत नहीं है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अप्रत्याशित घटना वाली बात पूरी तरह झूठ है। प्रधानमंत्री पर किसी ने हाथ उठाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। सच यह है कि वो स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. माननीय सभापति जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूं, स्पीकर साहब के सम्मान के साथ कह रहा हूं, मैं कल वही था। मैं स्पीकर साहब की इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं प्रधानमंत्री डर गए। ये डरने की बात नहीं है, ये लोकसभा की मर्यादा की रक्षा का सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने सोचा महिलाएं खड़ी हैं, महिलाओं को इधर आना नहीं चाहिए था, ऑपोजिशन बेंच से ट्रेजरी बेंच की तरफ आना और प्रधानमंत्री जी के चेयर के पास, कुर्सी के पास खड़े रहना, और वो भी बैनर रखकर। यह बिल्कुल मर्यादाहीन कार्य था। अगर संसदीय लोकशाही में अध्यक्ष के पास जाके अगर कोई चीज कहते हैं, उनको विनती करते हैं कि एक जगह पे आप पक्षपातीपना करते हैं पूरी तरह से, कि आप निशिकांत दुबे जब भी खड़ा होता है उसका माइक शुरू होता है, और एलओपी जब देश की सुरक्षा की बात करते, चाइना की घुसखोरी की बात करते, आप माइक बंद कर देते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं ना, एक बैनर लेके गए थे महिलाएं, एक बैनर से डर गए। आप प्रधानमंत्री के चेयर को कैसे घेर सकते हो, और वो भी जब प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। आप वेल में आ सकते हैं, लेकिन वेल से निकल करके ऊपर सत्ता पक्ष पे जाकर के चेयर को घेर लो, तो इसका मतलब है कि आप अटैक करने आए थे और इसका संज्ञान लिया जाए। एक अपना विरोध प्रदर्शन करना है, जो चीज़ अगर गलत है तो सरकार को आईना दिखाना है। इस प्रकार की बात को कहना कि प्रधानमंत्री जी को टारगेट कर करके इस प्रकार विपक्ष कर रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान को केंद्रित करना, भटकाना है। एक व्यक्ति के अहंकार में, अहंकार भी नहीं, उनकी जिद में, वो जो एक बच्चों की जिद होती है ना कि मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा,
रूलिंग आ जाए, नियम बन जाए, कानून बन जाए, उसमें पूरा विपक्ष बहता जा रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को भी समझने की जरूरत है। इससे पहले आज ही राज्यसभा में अबोध बालक और बंधक मजदूर वाला कलेश भी हुआ, जिसमें आमने सामने थे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे कांग्रेस नाराज हो गई। और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। आप कोई जो बोलना है बंधक मीन्स बाउंडेड लेबर, सर बाउंडेड लेबर वो उधर बने। और सत्ता में अब बात करते हैं कि ऐसी खबर की जो हर किसी से जुड़ी है, जो एक अलर्ट नोटिफिकेशन है। यूपी में चाइनीज मांझे को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी और सख्ती के बाद यूपी की सरकार एक्शन मोड में है। अब यूपी में चाइनीज मांझे से हुई मौत को मर्डर माना जाएगा। चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यूपी में प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद सख्ती की गई है। यूपी में अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन के अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा होगी। आपको बता दें कि यूपी में पहले से चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, लेकिन सच ये है कि प्रतिबंध के बावजूद दुकानों पर चाइनीज मांझा बिक रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए यूपी के कई शहरों में पतंग की कई दुकानों पर छापेमारी की गई है। देखिए, चाइनीज मांझे को लेकर लगातार सरकार निर्देश दे रही है। अब इसे बैन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का जो मांझा खतरनाक है, चाइनीज मांझा है, प्रतिबंधित रहेगा। जो इसका उपयोग करेगा, जो बेचेगा, वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कि लोगों के जीवन रक्षा के लिए ये जरूरी है कि इस सब चीज़ों को रोक लगाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसका स्वागत करते हैं। जांच ही नहीं करने की बात हुई है। प्रतिबंध के बाद भी अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है और किसी की दुकान से लिए गए मंझे से किसी की जान जाती है, तो उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा, उसके खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाकर उसको दंडित किया जाएगा। ये बहुत जरूरी था। हिदायत दी गई है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे जन क्षति हो, जिससे किसी के इंजरी हो, चोट लगे। इस प्रकार का कोई भी कार्य न करे। हमारे यहाँ भी कुछ कंप्लेन आ रही थी कि मांझे यहाँ बिकते हैं, तो लगभग 6 स्थानों पर मेरे द्वारा आज रेड कराई गई है, चेक करवाया गया है, जिसमें मतलब की कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है। फिर भी इसमें कोतवाली में, सिविल लाइंस में, मंडी में तथा खालापार में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। चाइनीज मांझा पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। कई शहरों से इसकी वजह से मौत के मामले सामने आते रहे हैं। यूपी में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले देखने को मिले, जिसके बाद जनवरी 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार की क्लास लगाई थी। ये आदेश दिया था कि चीनी मांझे के निर्माण, बिक्री, उपयोग और खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया जाए। कोर्ट ने पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि ये मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक है। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि पुराने निर्देशों को लागू करना अनिवार्य है और इसे सिर्फ सलाह की तरह नहीं लिया जा सकता। इसके बाद यूपी सरकार की नींद खुली। यूपी में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध पहले से ही है, लेकिन अब इससे मौत को हत्या की तरह माना जाएगा, ये नया टर्न है। आपको बता दें कि फरवरी 2026 में लखनऊ में चीनी मांझे से एक युवक की मौत हो गई थी। गले में मांझा फंस गया था। इस घटना के बाद सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए थे। पूरे राज्य में चीनी मांझे की बिक्री, उपयोग और रखरखाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।
आपको बताते हैं कि ये विषय कितना गंभीर है। 2025-26 तक यानी पिछले एक वर्ष में यूपी में चीनी मांझे से कम 6 से 10 लोगों की मौत हुई है, इसकी रिपोर्ट सामने आई है। सत्ता में अब उस बॉलीवुड की बात जिसमें स्क्रिप्ट के दम पर फिल्म को हिट कराने का मॉडल कम और किसी कंट्रोवर्सी से फिल्म को सुर्खियों में लाने वाला मॉडल काफी लोकप्रिय हो गया है। ये मॉडल है फिल्म को रिलीज से पहले उसके टीजर या ट्रेलर में नाम, सीन या डायलॉग में कुछ ऐसा दिखाया जाए जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और वो फिल्म बड़े पर्दे पर चढ़ने से पहले ही लोगों के दिमाग पर चढ़ जाए। ऐसे ही आरोप बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की एक नई फिल्म को लेकर लग रहे हैं जिसका नाम है घूसखोर पंडित, जो जल्द OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। लेकिन इस फिल्म के 50 सेकंड के एक टीजर के रिलीज होते ही एक विशेष जाति के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और इसकी वजह है फिल्म का नाम यानी घूसखोर पंडित, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है। आज फिल्म के इसी टाइटल को लेकर लोगों ने मध्य प्रदेश के भोपाल में अपना गुस्सा जाहिर किया। एक्टर मनोज बाजपेयी, फिल्म के निर्माता नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स के विरोध में नारे लगाए गए और तुरंत फिल्म का नाम बदलने की मांग भी की गई। लेकिन अब यह मामला लीगल भी हो चुका है। फिल्म के टाइटल घूसखोर पंडित पर कलेश कानूनी बन गया है क्योंकि मुंबई के एक वकील ने घूसखोर पंडित के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में यह मांग की गई है कि फिल्म के टाइटल घूसखोर पंडित को फौरन बदला जाए क्योंकि आरोप है कि इस टाइटल के जरिए पंडित शब्द को अपमानित करने की कोशिश की गई है। आज ये शिकायत मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी जी के सामने भी जो मिनिस्टर है इन सब चीज़ों पे इनका वॉच होता है, इनके समक्ष भी इसकी शिकायत दर्ज की गई है। ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय जिससे कम्युनिटी को टारगेट रखकर बनाया गया है। ये पूरी शिकायत दर्ज कर इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब आपको बताते हैं कि जो लीगल नोटिस फिल्म घूसखोर पंडित के मेकर्स को भेजा गया है उसमें क्या आरोप हैं। लीगल नोटिस के अनुसार पंडित जैसे सम्मानित शब्द को भ्रष्टाचार से जोड़ना गैर जिम्मेदाराना काम है। घूसखोर पंडित टाइटल से पूरे ब्राह्मण समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। ये नाम अपमानजनक है और पंडित शब्द को बदनाम करने की कोशिश है। आरोप है कि यह फिल्म एक समुदाय की छवि पर दाग लगाने का काम कर रही है। इसे तुरंत रोका जाए क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने का लाइसेंस नहीं देती है। भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोग आज इसी मांग को लेकर सड़कों पर आ गए। आरोप लगाया कि फिल्म में ब्राह्मणों का अपमान किया गया है और उन्हें गलत तरीके से चित्रित किया गया है। अभिनेता मनोज बाजपेयी की एक फिल्म को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में विवाद चल रहा है। घूसखोर पंडित नाम की फिल्म है और इसी टाइटल पर ही विवाद है। ब्राह्मण समाज के लोग इस फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में अलग अलग पुलिस थानों में इसकी शिकायतें भी दर्ज की गई है। घोर निंदा करते हैं, हमें बहुत आपत्ति जताते हैं इस बात में कि ब्राह्मणों के नाम से लेकर इस तरह के टाइटल अगर समाज में आएंगे तो समाज में इसका क्या, हम अपने समाज को, अपनी पीढ़ियों को क्या देंगे। अरे कैसे ब्राह्मण हो मनोज बाजपेयी, थू है तुम पर। नीरज पांडे, थू है तुम पर। ब्राह्मणों पे ही फिल्में बना रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम जिस समाज में पैदा हुए हो उसी पर फिल्में बना रहे हो। और फिल्म बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसका शीर्षक, उसके संवाद तो अच्छे होने चाहिए। घूसखोर ब्राह्मण। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने माननीय कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। डायरेक्टर, निर्देशक, कलाकार सबके खिलाफ और खास तौर पर नेटफ्लिक्स पर, इन सब पर FIR करेंगे। हम याचिका दायर हो चुकी है, इनको सबको भोपाल में घसीटेंगे। शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं कि तुरंत की तुरंत इस निर्देशक, इस डायरेक्टर के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और इस फिल्म को बंद किया जाए। ब्राह्मणों को अपमानित करा गया, ऐसे वक्तव्य उसमें उपयोग किए गए जो सीधे ब्राह्मण समाज को मतलब फोकस किया गया। बताइए क्या ब्राह्मण समाज ही मिला है? पुलिस पे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्राह्मण का जो अपमान किया है, घूसखोर कहा है, इस पे आपत्ति है तो इसको रोक दिया जाए। यदि नहीं रोका गया तो ईट का जवाब पत्थर से ब्राह्मण समाज देने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम आपको उस कहानी और किरदार के बारे में बताते हैं जिस पर इस फिल्म का टाइटल आधारित है। फिल्म में एक्टर मनोज बाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित की भूमिका में है। कहानी के अनुसार दिल्ली में उन्हें पंडित के नाम से जाना जाता है और वो एक बदनाम पुलिस वाले के रूप में दिखाए गए हैं। ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि अजय दीक्षित यानी मनोज बाजपेयी 20 साल पहले SI के तौर पर भर्ती हुए थे
और अपने कारनामों की वजह से वो बार बार डिमोट होकर उसी रैंक पर वापस आ जाते हैं। उनके इसी भ्रष्ट आचरण को पंडित शब्द से जोड़ा गया है, जो अब कलेश का कारण बन गया है। इससे सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। पंडित को क्यों आप घुसखोर बोल रहे हैं भाई? जो घुसखोर है उसको पकड़िए ना। किसी घुसखोर किसी जाति धर्म का नहीं होता, भ्रष्टाचारी किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो भ्रष्टाचारी होता है, वो अपराधी होता है। तो किसी विशेष जाति को सूचक मत करिए, शीर्षक को बदलिए, वरना हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। ब्राह्मणों को या पंडितों को या पुजारियों को या क्षत्रियों को इस प्रकार से जानबूझकर उनकी छवि खराब करने का एक प्रयास किया गया फिल्म वालों ने। आप फिल्म बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंडित शब्द से हमें आपत्ति है। आप पंडित बोलकर और फिर इस प्रकार का कोई शब्द आगे बोलेंगे तो ये अपमानजनक है और मैं मानता हूँ कि गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। ऐसे लोग जो जातिवादी मानसिकता को रखते हुए इस प्रकार की फिल्में बना के चर्चित होना चाहते हैं, उनका पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और साफ कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ऊँटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।